बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है मेथड्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन हर साल इस चैप्टर से कोई एक सवाल जरूर बन जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट है। काइंडली ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा, मेथड्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सबसे पहला सवाल, रिसर्च क्यों की जाती है? रिसर्च की कुछ वजूहत है। रिसर्च या तो किसी इशू या प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, या फिर कोई न्यू इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च की जाती है। अब सोशियोलॉजी, एक सोसाइटी के अंदर क्या रिसर्च होगी? सेम मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था, जिस तरह नेचुरल साइंसेज है उस पर रिसर्च की जाती है और नई नई इंफॉर्मेशन या किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढा जाता है, इसी तरह सोशल साइंसेज भी एक साइंस है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है। प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं, हमें प्रॉपर डाटा मिलता है, उस डाटा पे वर्किंग करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं या कोई न्यू पैराडाइम या कोई न्यू पर्सपेक्टिव सोसाइटी का दे रहे होते हैं। तो मेथड इन सोशियोलॉजी का रिसर्च प्रॉपर देखते हैं। इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आपको बोला था, कोई आपने इन्वेस्टिगेट करना हो किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम या स्टडी ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास सोशियोलॉजिकल रिसर्च करके देती है। किस तरह करती है? यूजिंग ऑब्जर्वेशंस, या तो ऑब्जर्व कर रही होती है चीजों को, डिफरेंट तरह के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती है, या एक्सपेरिमेंटेशंस करती है। एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली, ये यहाँ पे हमारे पास नेचुरल साइंसेस तरह तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग नेचुरल साइंसेस में होता है ना कि हम लोग बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और उसके बाद दो वेरिएबल्स पे काम करते हैं। यहाँ पे नेचुरल वर्क में हम लोग आइडियली हर एक वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत रिजल्ट हमें मिल जाता है, बहुत हमें आइडिया हो जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग या तो रिसर्च कर रहे होते हैं या प्रॉपर एक डाटा कलेक्शन करते हैं थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनियर्स, और उसके बाद इन सारे डाटा की हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद किसी कंक्लूजन या थ्योरी पे पहुंचते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, अ मेथड ऑफ इंक्वायरी विच प्रोवाइड्स नॉलेज and information that is based on direct methodological observation and is verifiable। जैसे अगर हमने कोई थ्योरी बनाई तो उसको बार बार टेस्टिंग भी करते हैं कि हमारे पास ये थ्योरी वेरीफाई हो जाए कि हाँ ऐसा ही केस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले थ्योरेटिकल है। हम लोग थ्योरीज बना रहे होते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, इस रिसर्च के बाद हम लोग कोई नई थ्योरी जनरेट कर रहे होते हैं, या फिर टेस्टिफाई करते हैं किसी पुरानी थ्योरी को, या रीटेस्ट करते हैं किसी और पैराडाइम, किसी और सोसाइटी पे। हो सकता है एक थ्योरी कामयाब हो किसी एक सोसाइटी के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं उसी थ्योरी को उठा के अपनी सोसाइटी के अंदर अप्लाई करके देते हैं। आइदर यही पर्सपेक्टिव हम, या मतलब यही हमारे पास फैक्टर्स हमारी सोसाइटी के अंदर भी हैं या नहीं है। एक ही थ्योरी को आप रीटेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की सोसाइटीज में जाके। सेकंड, एम्पेरिकल, ये कहते हैं मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस। वही आपके पास क्वेश्चनर्स वगैरह आते हैं। अगर आप लोगों ने कोई थीसिस वगैरह बनाई है तो आपको पता होगा, आप क्वेश्चनर्स आते हैं, आप एसपीएसएस, अब तो नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, उसके अंदर डालते थे, उसके बाद पूरा आपके पास डाटा मिल जाता था आपके पास। नोमोथेटिक, इसका मतलब है जब आपने रिसर्च करनी हो और एक कोई जर्नल प्रिंसिपल फाइंड करना हो पूरी सोसाइटीज के अंदर, जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है, उसके लिए भी हम लोग सोशियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। आइडियोग्राफिक कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो इंडिविजुअल केसेस कंपैरेटिवली पूरी सोसाइटी से डिफरेंट होते हैं, उनके इश्यूज वैसे बहुत डिफरेंट होते हैं जो कभी हमने ऐसे देखे नहीं या ऐसे केसेस सुने नहीं, तो उसको बोलता है आइडियोग्राफिक। तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन इंडिविजुअल केसेस पे भी स्टडी करती है। जब रिसर्चर्स इस इंडिविजुअल केसेस को स्टडी करने में वो लेते हैं इंटरेस्ट, तो उसको बोलता है आइडियोग्राफिक। ओके, प्रोबेबिलिस्टिक है प्रेडिक्शंस, जिनकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। बोलते हैं हाँ ये सोसाइटी ये होता है पर्सपेक्टिव, या ये कोई अगर ऐसे रिएक्ट करता है तो वो ये वजूहत है। लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। हमारे पास कोई एक्सेप्टेड केस भी आते हैं जो कि नॉट नॉर्मल एज सोसाइटी, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो उसको एक्सेप्शंस कहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिस्टिक। उसके बाद कॉजल का मतलब है किसी कॉज का क्या इफेक्ट मिल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, अगर कोई ड्राउट आ जाता है, कोई वाटर शॉर्टेज आ जाती है, कोई वॉर हो जाती है, तो कॉज एंड इफेक्ट जब भी हमने सोसाइटी की सोशियोलॉजी में देखना है तो वो जब उसको बोलते हैं कॉजल। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। आपको बुक्स में डिफरेंट बातें मिलेंगी, कहीं पे उन्होंने 6 टाइप्स लिखा हुआ है, कहीं 4 टाइप्स लिखा है। तो
ये मैं वो बात करूं जो कि हर जगह कॉमन है, ज्यादातर किताबों में ये चीजें लिखी हैं। सबसे पहले टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली हमें बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो क्या रहा है, दैट्स इट। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये नहीं, क्या हो रहा है। मतलब अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कौन सी पार्टी को वोट देना, दैट इज सिंपल रिसर्च। कि कौन से लोग कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, कितने लोग कितने पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं, ये यहाँ पे स्टडी नहीं है कि क्यों कितने वोट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिस्क्राइब द रियलिटी। रियलिटी डिस्क्राइब करता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, उसकी डिटेल में नहीं जाता, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया। नंबर 2 है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप बहुत डिटेल में जाते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत डिटेल में आप जा रहे होते हैं किसी भी। ये आप तब करते हैं एक्सप्लोरेटरी, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, खोलना, बयान करना खुल के, दैट इज नोन एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसी से कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट। जब भी रिसर्चर्स इंटरेस्टेड होते हैं किसी थ्योरी को डेवलप करने में, वो एक एक चीज की डीप में जाके स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट। एक्सप्लेन सम न्यू सोशल फिनोमेना। जब ये बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है, कोई न्यू सोशल फिनोमेना सामने आते हैं, एग्जिस्ट तो बहुत पहले से करते हैं ये फिनोमेना, लेकिन हमने कभी उसके बारे में स्टडी नहीं किया होता। तो जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो ऐसी ऐसी चीजें सामने आते हैं कि न्यू सोशल फिनोमेना हमें समझ आता है। एग्जाम्पल स्टडी ऑन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन स्टडी डायनेमिक्स। जब भी हम लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उनकी डायनेमिक्स क्यों स्टडी करते हैं, क्या जबानों की वजह से लोग करते हैं, या कोई इनके ऊपर एहसानात है, या कोई इनको ब्राइबरी दी जा रही है, कोई 5-10 रुपए की बिरयानी देके या बिरयानी की प्लेटों पे जीवे जीवे आवे आवे के नारे लगा रहे होते हैं, मसला क्या है। तो इसके ऊपर जब डिटेल स्टडी करें तो पता चलेगा हाँ ये है, ये फिनोमेना चल रहा है वहां पर। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये है। थर्ड है रिलेशनल रिसर्च। रिलेशनल रिसर्च है हम लोग जब वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं, 2 और मोर वेरिएबल्स जो कि एक साथ ही चेंज हो रहे होते हैं। मैं अगर एग्जांपल यहां पे देता हूं कि जहां पे सही ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड वोटिंग। कास्ट और वोटिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैं बोलूंगा जितने लोग सिंधी स्पीकिंग है वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या जितने पंजाबी स्पीकिंग है वो पीएमएलएन को वोट देंगे, या जितने यंगस्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कास्ट की बात की है, या यहाँ पे कास्ट को छोड़ के लैंग्वेज की बात करते हैं, ज्यादा हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव समझ आएगा। ये यहाँ पे सिर्फ एक रिसर्च हो रही है, क्या लैंग्वेज का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, या फिर क्या लैंग्वेज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक है। इसी तरह हम लोग बोलेंगे रिलीजियस बैकग्राउंड की, अगर हम लोग बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस बैकग्राउंड एंड वोटिंग, क्या इस्लाम का कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक है। मतलब इस तरह हम लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई वेरिएबल, 2 या उससे ज्यादा के वेरिएबल्स का, मैं जैसे यहाँ पे 2 से ज्यादा की वेरिएबल्स की बात करता हूँ, कास्ट, रिलीजन और वोटिंग, इनके देखूंगा 3 वेरिएबल्स में आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे हमें पास कुछ लिमिटेशन है कि दुनिया एक लेबोरेटरी नहीं है, यहाँ हम लोग बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो हम लोग वेरिएबल्स एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम हम लोग सिर्फ अज्यूम करते हैं बाकी सारी वेरिएबल्स कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे दुनिया में हम लोग हर चीज को कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशन है। फोर्थ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे 2 तरह की चीजें आती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो खुद ही चेंज होता है, किसी के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होता। अगेन वो वेरिएबल जो खुद चेंज होता है, किसी के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। और इंडिपेंडेंट, मैं बोलता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, और डिपेंडेंट में लगा देते हैं जॉब डिमांड्स। अब से फॉर एग्जांपल जॉब डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं, जॉब डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में फर्क पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ना जॉब डिमांड्स तो पड़ी है, लेकिन इस वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क पड़ेगा।
हाँ, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से खुद ब खुद डिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क पड़ रहा है। दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट क्या है, जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह अगर मैं बात करूं, जॉब डिमांड्स कम हो रही हैं, एक्सट्रीम जॉब डिमांड्स कम हो रही हैं, तो सेटिस्फेक्शन खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, हमारे पास लिमिटेड काम है और पूरे दिन में हमने लिमिटेड काम इफेक्टिवली और एफिशिएंसी दिखानी उस काम पे, तो हमें ये चीजें समझ आ जाती हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको ये समझ आ गई कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है कॉज प्रीसीड इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि कॉज चेंज होगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तभी जाके वो इफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ब खुद चेंज होता जाए, नो। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस आएंगी तो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगी डिपेंडेंट वेरिएबल उसके बाद ही आएंगी। टाइम इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च स्टडी दो तरह से की जाती है, एक क्रॉस सेक्शनल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल की मैं एक एग्जांपल दूं, आपको पता होगा कि या आपने देखा होगा लाइफ में कि एक स्टूडेंट आता है अपने हाथ में क्वेश्चन लेके और क्लास में बोलता है प्लीज ये क्वेश्चन फिल करें, सबके पास देख के चला जाता है और बोलता है 5-10 मिनट जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसके बाद आके सबसे कलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। वो क्या कर रहा है, एक ही वक्त में पूरा डाटा साथ ही कलेक्ट कर रहा है। दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कलेक्ट डाटा एज अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। एक ही वक्त पे आया, उसने क्वेश्चन बांटे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपसे कलेक्ट कर दिए तो उसके पास सारा आ गया। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, डाटा कलेक्शन एट वेरियस पॉइंट इन टाइम। से फॉर एग्जांपल मैंने सुबह क्लास स्टार्ट होती है, मैंने तब आके आपको रिसर्च पेपर, आपको क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन आपने भरा, तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन दोबारा सुबह आ गया, उस शाम में दोबारा सुबह आ गया, आपको क्वेश्चन देखा, तो मैंने दोबारा क्वेश्चन कलेक्ट किया, फिर क्या किया, इसी तरह मैंने 20 दिन आपको मैंने देखना है वक्त के साथ साथ आपके अंदर क्या, तब आप क्या करते हो विद द टाइम सीरीज कोई रिसर्च करते हो। से फॉर एग्जांपल मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, जिसको ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर उससे बोलता है कि आप 20 दिन तक सुबह दोपहर शाम इसके अपने बीपी नोट करके एक डायरी पे लिखे, उसके बाद 20 दिन के बाद मेरे पास आइएगा, फिर मैं देखूंगा। तो वो क्या कर रहा है, एक पूरी टाइम सीरीज की रिसर्च कर रहा है कि देखता है क्या क्या चेंजेस आ रही हैं वक्त के साथ साथ। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज टाइम सीरीज में जो है लॉन्गिट्यूडनल। डाटा कलेक्शन एट वेरियस पॉइंट इन टाइम, यहाँ पे मिनिमम 2 टाइम अगर उसने रिसर्च कलेक्ट किए तो उससे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में कलेक्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर भी 2 आती हैं, रिपीटेड मेजर्स और टाइम सीरीज स्टडीज। रिपीटेड मेजर्स है जब 2 दफा या कुछ टाइम तक वो कुछ वक्त तक या कुछ फ्रीक्वेंसी पर आपकी डाटा कलेक्ट करता रहे, उसको बोलते हैं रिपीटेड मेजर। टाइम सीरीज स्टडी है एटलीस्ट 20 वेव्स ऑफ मेजरमेंट, एटलीस्ट 20 दफा आके आपसे रिसर्च कलेक्ट करे, आपसे डाटा कलेक्ट करे, उसे बोलता है टाइम सीरीज स्टडी। रीजनिंग इन रिसर्च, 2 तरह की रीजनिंग है हमारे पास, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग हमें किसे बोलते हैं, मैं पहले आपसे बात करता हूं। स्टार्ट फ्रॉम जर्नल थ्योरी एंड रिड्यूसिंग इट टू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। हमने क्या करते हैं यहाँ पर डिडक्टिव थ्योरी में, कोई जर्नल थ्योरी उठा लेते हैं पहले, जो पहले से बनी हुई थ्योरी, उसके बाद उस थ्योरी को आप अपनी सोसाइटी के अंदर या आप अपने उस एरिया के अंदर अप्लाई करके देखते हैं, अपने उस ग्रुप में उस टीम में अप्लाई करके देखते हैं आइदर ये थ्योरी हमारे वाले एरिया के अंदर या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट होती है, या इसके आंसर्स या रिजल्ट्स किस तरह आते हैं। ये एम्पेरिकल टेस्टेड होती है, एम्पेरिकल का मतलब हमारा नंबरिंग होती है, सॉरी, एम्पेरिकल टेस्टेड होती है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, स्टडिंग साइबर क्रिमिनल्स इन पाकिस्तान। हिर्शी कंट्रोल थ्योरी है, हिर्शी कंट्रोल थ्योरी एक थ्योरी बनी हुई है जो पहले से बनी हुई है, वो बोलता है अगर लेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, द मोर लेस अपॉर्चुनिटी द मोर क्राइम विल हैपन। ये एक थ्योरी है हमारे पास, हिर्शी कंट्रोल थ्योरी। तो हमने क्या देखना है कि ये थ्योरी हमने अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी या कराची के एक सिटी के अंदर अप्लाई करके देखी कि हाँ क्या ऐसा ही है, कराची के अंदर लेस अपॉर्चुनिटीज हैं तभी लोग क्राइम कर रहे हैं, लेस अपॉर्चुनिटी लीड्स टू क्राइम। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे अपनी हाइपोथेसिस बना देते हैं।
हाइपोथेसिस का आगे हम लोग वैसे हमारे पास आएगा, लेकिन मैं इधर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाइपोथेसिस हमारे पास दो तरह की होती है, मैं आगे फिर इस पे बात नहीं करूंगा। नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जहां आपको पता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलता है रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स। ये काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आएंगी, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब मैंने क्या करना, लेस अपॉर्चुनिटीज और क्राइम की बात की ना, इन्होंने थ्योरी दी थी लेस अपॉर्चुनिटीज है तभी क्राइम हो रहा है। मैंने क्या किया, नल हाइपोथेसिस बनाई कि अच्छा HO से भी शो करता है। नल हाइपोथेसिस there is no relationship between less opportunities and crime। और उसके बाद मैंने क्या किया, alternate hypothesis बनाई कि there is relationship between लेस अपॉर्चुनिटीज एंड क्राइम इन कराची। हम जब कराची की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग पूरा लिखेंगे इन कराची। हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग हिर्शी थ्योरी जो है, हिर्शी थ्योरी बनी हुई है, लेकिन हम लोग इस हिर्शी थ्योरी को अपनी सोसाइटी के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर अप्लाई करके। अब देखें जब हम लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें या तो रिजल्ट मिलेगा हाँ रिलेशनशिप है, या दूसरा रिजल्ट मिलेगा नहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो क्राइम कराची में हो रहे हैं वो लेस अपॉर्चुनिटीज की वजह से नहीं हो रहे। हमें इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हाँ रिलेशनशिप है क्राइम और लेस अपॉर्चुनिटीज के बीच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। दूसरा वाला एक्सेप्ट हो रहा है, और एट द सेम टाइम ये भी लिख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आपने हाइपोथेसिस किस तरह बना। हाइपोथेसिस बेसिकली टेस्टेबल, ये आपको तो पता होना चाहिए वैसे हाइपोथेसिस किसी के होते हैं, टेस्टेबल स्टेटमेंट को हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। यहां पे देखें हमने दो हाइपोथेसिस बनाए थे कि देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज रिलेशनशिप। तो हमने टेस्टेबल करना है, दोनों को टेस्ट किया तो हमें पता चला कि हाँ रिलेशनशिप है, तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अगर हमारे पास रिजल्ट आता कि कोई अपॉर्चुनिटी और लेस अपॉर्चुनिटी और क्राइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। वापस चलते हैं टॉपिक पे। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने ये देखा कि हिर्शी कंट्रोल थ्योरी जो हमारे पास थी, हमने हिर्शी कंट्रोल थ्योरी को अपने सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट किया। तो क्या हमने क्या किया, जर्नल थ्योरी उठाई और उसको स्पेसिफिक करके अपनी सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट की, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा। सेकंड है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, कोई जर्नल थ्योरी को नहीं देखते पर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं और एंड मूविंग टू जर्नल थ्योरी। जब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं यार यही ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे भी मिली है, 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 इसका मतलब है ये तो जर्नल थ्योरी है। हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और जाते हैं जर्नल थ्योरी की तरफ, एक थ्योरी बना देते हैं वहां पे। तो एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, एग्जांपल विजिटिंग फ्यू यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट अब्यूजिंग सब्सटेंसेस। कुछ यूनिवर्सिटीज हमने ऐसे ऑब्जर्व किया कि यार स्टूडेंट्स अब्यूज कर रहे हैं सब्सटेंसेस को, या वो एथिक्स नहीं है, या फिर वो मोरालिटीज नहीं है, चीजों का भी ख्याल नहीं रख रहे, वो डिसिप्लिन नहीं है। हमने ये चीजें नोट की, ऑब्जर्व की, हमने किया यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमने डिसाइड किया यहाँ पे इस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर को, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो हमने की थी उसको स्टडी करने के लिए हमने सोच लिया।
हमने डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज विजिट की, और फिर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अब्यूज कर रहे थे सब्सटेंसेस को, हम उनके बैकग्राउंड पे गए, हमने रिसर्च की कि कौन कहां से ताल्लुक रख रहा है, कौन कहां से रख रहा है। तो यहां पे हमने क्या किया, एक हमें यहां पे स्टडी मिलती है, जो रिजल्ट मिलते हैं कि फीमेल लेस लाइकली टू अब्यूज, कि फीमेल जो है वो लेस लाइकली है, कि वो उतना उनके अंदर ये अब्यूज करने का वो नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल सेट है, क्योंकि फीमेल थोड़ी डरी डरी होती हैं या फिर बहुत एक लिमिट्स में होती हैं, बचपन से उन्हें हमने एक बाउंड्री दी होती है, तो फीमेल लेस लाइकली टू अब्यूज। अच्छा, रूरल एरियाज, यहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए, ये गलत है प्लीज। रूरल एरियाज जो अकॉर्डिंग टू डेट बोले, जो बिल्कुल रूरल एरियाज, आजकल के रूरल एरियाज नहीं बोलेंगे, इंटीरियर सिंध वगैरह नहीं, वो पूरे सिटीज बन चुके हैं। तो रूरल एरियाज वो जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेक्शन अर्बन एरिया से बहुत कम रहा है, या उनको पता नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, उन रूरल एरियाज की बात करो। तो वो रूरल एरियाज हमें यहाँ पे एक फाइंडिंग मिलती है कि हाँ, रूरल एरिया जो ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कभी एजुकेशन वगैरह हासिल नहीं की थी, वो इस तरह तो उनको ये पता नहीं है, लेकिन उनकी भी गलती नहीं होती बेसिकली। तो वो ना, दे आर मोर लाइकली टू कंडक्ट दिस, मोर लाइकली उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी ज्यादा होती है। थर्ड है स्कॉलर्स, हमने ये देखा है स्कॉलर्स जितने हैं वो भी लेस लाइकली हैं, वो भी अब्यूज नहीं कर सकते सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक बोला, रूरल एरिया जिसका बैकग्राउंड नहीं होता एजुकेशन वगैरह से, दे आर मोर लाइकली टू अब्यूज द सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरी डेवलपमेंट कर दी, जर्नल थ्योरी बना दी। Okay, quantitative versus qualitative research design. There are two types of research design, quantitative and qualitative research design. ये past papers में बहुत दफा आ चुका है। Okay, quantitative की बात करें तो concerned with hypothesis testing, descriptive and predictive. हम जब hypothesis testing करते हैं, किसी theory की testing करते हैं, या descriptive के nature की कोई research कर रहे होते हैं, या prediction nature की कोई research करते हैं, तो हम लोग quantitative research करते हैं। क्वालिटेटिव हम लोग कब करते हैं, कंसर्न विद थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग के पहले हमारे पास कोई रिसर्च तो होती नहीं है, वहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, जो हम लोग अभी देख रहे थे कौन में, यहाँ पे देख रहे थे इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से शुरू होते हैं। तो आपके पास कोई डाटा होता नहीं है, फिर डाटा क्या लेंगे आप, थ्योरी कोई बिल्डिंग करनी होती है, कोई एक्सप्लोरेशन करनी होती है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए कोई डिस्कवरी करनी होती है, कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो वहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च वो मेथड कहलाता है। यहां पे डिडक्टिव है, जो हम लोग बात करते हैं कि जर्नल थ्योरी से आ रहे थे अपनी सोसाइटी के लिहाज से, और इंडक्टिव में क्या है, आप एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आगे जर्नल थ्योरी बनाने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग के लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो, इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग के लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। यहां पे क्या है, क्वांटिटेटिव व्यू रियलिटी एज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पे आप क्या है, व्यू रियलिटी एज सब्जेक्टिव, आपको पता है सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज है। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, से फॉर एग्जांपल क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और इस केस क्लोज एंडेड क्वेश्चन कि आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होती है, आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए गए 3-4 ऑप्शन, आपने कोई एक सिलेक्ट करना, उस पर आपके पास एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे आपने सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन को। यहां पे क्या है, जब आपने न्यू फिनोमेना करना, डाटा इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर के आपके इंटरेस्ट क्या है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और आगे इन्होंने स्ट्रेट लाइन दे दी। तो यू हैव ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, व्यू ह्यूमन बिहेवियर, view human behavior as predictable, attempt to study such behavior in controlled conditions। यहां पे आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट, क्योंकि पहले आपके पास जर्नल थ्योरी होती है, लोगों ने पहले ही स्टडी की होती है, तो आपके पास होता है एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज प्रेडिक्टेबल, अटेम्प्ट टू स्टडी सच बिहेवियर इन कंट्रोल्ड कंडीशन। जैसे हमने हेर्शी थ्योरी में देखा, हमें पता था कि क्या एक ह्यूमन बिहेवियर होता है सॉरी। व्यू ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक, यहां पे हमें पता नहीं होता डायनामिक, थस इंटरेस्टेड इन रिसर्च स्टडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच सच बिहेवियर इज अकरिंग। यहां पे टोटली न्यू एक्सप्लोरेशन होती है, तो हमारे पास किसी चीज की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम लोग। ये आपको थोड़े बहुत आइडिया हो गए होंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। अच्छा, मैं एक आगे जाने से पहले आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बता दूं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते क्या हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि यू हैव
open ground to answer whatever you want to answer, and we do open-ended questioning when you are interested in detail exploring the things is known as open-ended question। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी, what are your interest लिखा हुआ है तो बोला कि ठीक है, एज लिखा हुआ है तो एज पे आपने ये लिखा है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वेयर रिसर्चर्स लिमिट योर चॉइसेस टू आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिसर्च लिमिट कर देता है रिसर्चर आपका। जैसे एज की अगर बात करूं तो उसने बोला आपको कि 20 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 60 एंड अबव। या आपको उसने क्या कर दिया, एक ऑप्शन दे दिया, तो लिमिट कर दी, तो इसी के अंदर में से आपने कोई सिलेक्ट करना है। तो दीज आर नोन एज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये सिर्फ क्वेश्चनर्स में नहीं होते लेकिन इंटरव्यूज में भी होते हैं। जब इंटरव्यू और कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो कि कुछ उनके हाथ में नहीं होता और आपके सवालों में से सवाल निकालते हैं, डेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड में होता है कि उसके पास लिस्ट होती है, आपसे सवाल पूछता है, उसके बाद टिक करता है या फिर आप आगे आप अपना आंसर लिख देता है उसके आगे। तो ये होता है आपके पास क्लोज एंडेड। जब इंटरव्यूअर के पास कोई लिस्ट होती है और वो लिस्ट में से देख के बताता है, कोई सवाल करता है या आपको ऑप्शन दे रहे होते हैं सवाल में, आपके पास ऑप्शन दो, हाँ या ना, इस तरह की बातें होती है ना, तो ये क्लोज एंडेड इंटरव्यूज होते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आप अगर पास्ट पेपर्स को देखें तो ये स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च बहुत दफा आ चुका है। ये हमने याद करने हैं, बाकायदे इसके 8 स्टेप्स हैं। अगर आप कोई और बुक कंसीडर करते हैं तो उसके स्टेप्स याद करते हैं, लेकिन अल्टीमेट सारी ही चीजें सेम है। स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सबसे पहले डिफाइन योर टॉपिक। डिफाइन योर टॉपिक, देखें सबसे ज्यादा जो मुश्किल फेज होता है ना रिसर्चर की जिंदगी में, मतलब एक बात कर रहे हैं अगर, सबसे ज्यादा मुश्किल फेज है कि किस टॉपिक पे रिसर्च करूं, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, किस फिनोमेना की स्टडी करूं। दैट इज नोन एज डिफाइनिंग योर टॉपिक। जब आपने ये चीज डिसाइड, क्योंकि आप इस प्लानिंग फेज में टॉपिक को चूज करने में टाइम चाहे लें, जितना भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये जो टॉपिक आपने चूज किया ना, तो ट्रेन की पटरी फिर उसी तरफ जानी है। टेक योर टाइम इन डिसाइडिंग द टॉपिक, either that is a problem, any issue or phenomena or any new information you are going to study. So that is the hardest part. Second है conducting a literature review. Literature review है never waste your time in reinventing the wheel. एक की जो व्हील इन्वेंट हुआ है ना, उसको दोबारा वही चीज करने के लिए, दोबारा वही चीज फाइंड आउट करने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करो। रिसर्चर मस्ट वर्क ऑन न्यू टॉपिक, न्यू इश्यू, न्यू प्रॉब्लम, न्यू फिनोमेना, क्योंकि दूसरों दुनिया का भला हो। तो इसीलिए लिटरेचर जो रिसर्चर को चाहिए कि अपने टॉपिक पर डायरेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसे लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। इसका मतलब जो पहले आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी स्टडीज हुई हैं आप उसको स्टडी करें। आपको क्या होगा, एक तो नए, इससे क्या होगा, एक तो समराइज करें प्रीवियस वर्क को, जितना भी पीछे पहले वर्क हो चुका है आपकी स्टडी से मुताबिक, उन्होंने कौन कौन से वेरिएबल को स्टडी किया है, उन्होंने ये वेरिएबल को किस सोसाइटी के अंदर स्टडी किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी किया है। तो आपने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू, एक तो समराइज हो जाएगा, दूसरा आपका टाइम उन वेरिएबल्स को री स्टडी करने से भी बच जाएगा। समराइज प्रीवियस वर्क, हेल्प रिसर्चर टू रिफाइन दिस टॉपिक। अगर रिसर्चर कोई गलती कर रहा है तो वो अपने टॉपिक को दोबारा रिफाइन भी कर सकता है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, उसको अगर समझना, रिसर्चर को समझ आए कि मैंने किस तरह हाइपोथेसिस बनानी है, तो वो उनसे हेल्प ले सकता है प्रीवियस स्टडी से कि इन्होंने किस तरह हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है। रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन का उन्होंने किस तरह रिसर्च की थी, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए थे, कौन सी पॉपुलेशन ली थी, कौन से सैंपल्स उठाए थे। एंड लुक फॉर पॉसिबल गैप्स, अगर रिसर्चर कोई गलती कर भी रहा होता है तो उसे यहाँ पे स्टडी करते हुए पता चलता है कि उसने कौन से पॉसिबल गैप्स हैं जो कि आ रहे हैं और किस चीज को उसने स्टडी करना है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मैंने हाइपोथेसिस की आपको एग्जांपल दी थी, टेस्टेबल एम्पिरिकल स्टेटमेंट दैट सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये बता रहे होते हैं हमारे पास दो तरह की हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये आपको पीछे मैं बता चुका हूं। अच्छा, वेरिएबल्स के बारे में आपको बता चुका था पहले। वेरिएबल किसे बोलते हैं वैसे, मेजरेबल ट्रेट दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। एक मेजरेबल ट्रेट होता है, जैसे मैंने आपको पीछे कर बताया हो कि जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया। और फिर आपको मैंने बताया एक्सेसिव जो एक्सेसिव जॉब डिमांड्स थी, ये आपको मैंने बोला था कि
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, आउटकम वेरिएबल होता है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो नोन एज आउटकम वेरिएबल। अगर एमसीक्यूज में आए तो प्लीज याद रखिएगा। अफेक्ट इज ऑब्जर्व, इसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? कैन बी मैनिपुलेटेड टू टेस्ट इफेक्ट। हम क्या कर रहे होते हैं जब भी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सेसिव जॉब डिमांड्स। मैंने क्या करना है, जॉब सेटिस्फेक्शन इस वेरिएबल को टेस्ट करना है। मैं क्या करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके देखूंगा कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ा है। अब जैसे एक्सेसिव जॉब डिमांड्स, मैंने क्या किया, जॉब डिमांड्स को पहले एक्सेस कर दिया, फिर देखा जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या फर्क आ रहा है, फिर मैंने क्या किया, खुद मैनिपुलेट करके जॉब डिमांड्स को कम कर दिया, फिर मैंने देखा जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या फर्क आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि मैं देखूं डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या फर्क पड़। तो दीज आर नोन एज वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद फोर्थ हमारे पास स्टेप है चूजिंग अ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन चूज करना हमने। मेथोडोलॉजिकल प्लान फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, हमने ये बताना होता है मैं अपनी रिसर्च किस मेथड से करने वाला हूं, मैं कौन से मेथोडोलॉजिकल प्लान अपना देख रहा हूं या मैं कौन से मेथड्स यूज करने वाला हूं। तो इसलिए आपको पता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च मेथड्स, मैं इधर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अपनी रिसर्च करने जा रहा हूं, सर्वेस करने जा रहा हूं, क्वेश्चनर्स देने जा रहा हूं, इंटरव्यूज करने वाला हूं, ऑब्जर्वेशंस हैं या कंपैरेटिव स्टडी करने वाला हूं। देखते हैं रिसर्च मेथड्स हमने किस तरह करने जा रहा हूं। उसके बाद इसके अंदर ऑपरेशनलाइजेशन आ जाता है कि मैं किस तरह मेजर करूंगा अपने रिजल्ट्स। मैं SPSS यूज कर रहा हूँ, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, एक्सेल पे वर्किंग कर रहा हूँ, किस पे वर्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद आखिरी आ जाता है इसके अंदर स्पेसिफाइंग पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। देखिए पॉपुलेशन में कराची की पॉपुलेशन मैंने एग्जांपल ली थी पीछे, लेकिन मैं पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकता, दैट इज वेरी ट्रू। पॉपुलेशन पे स्टडी मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, उस पॉपुलेशन में से कोई सैंपल उठाता हूँ। वो सैंपल, मेरी कोशिश होती है वो सैंपल उठाऊं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सैंपल क्या बोलता है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। तो सैंपलिंग करता हूं, सैंपलिंग पे स्टडी करके मैं बात करता हूं कि हाँ जब रिजल्ट आता है मैं बोलता हूं कि हाँ इस पॉपुलेशन में ये चीज है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव टू स्टडी होल पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई वी टेक सैंपलिंग टू स्टडी दैट पॉपुलेशन। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है डाटा कलेक्शन का। डाटा कलेक्शन की आपके पास आपने बना दिया, डिजाइन बना दिया आपने, रिसर्च डिजाइन, आपका टॉपिक आ गया, हाइपोथेसिस आ गया। अब आपने अगर से फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च डिजाइन में बोला कि मैं क्वेश्चनर यूज करूंगा अपने रिसर्च करने के लिए, तो फिर मैंने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। दैट इज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि हम लोग लिटरेचर रिव्यू में कलेक्ट कर रहे थे ना, दैट इज सेकेंडरी डाटा, जो कि पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो मैंने ली। और प्राइमरी डाटा क्या है, मैं डाटा कलेक्शन जो कर रहा हूं तो खुद जाके, दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा। उसके बाद डाटा एनालिसिस का वक्त आ जाता है। डाटा कलेक्ट हो गया, सब हो गया, अब मैंने ये देखना है, मैंने डाटा के जो रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास, कंपेयर स्टेटेड हाइपोथेसिस व्हाट द कलेक्टेड डाटा डे। आपने जो स्टेटेड हाइपोथेसिस उसको देखें और डाटा को देखें, आपका डाटा क्या कह रहा है और आपके हाइपोथेसिस में आपने क्या किया है। आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना है, यहाँ पे पी टेस्ट, टी टेस्ट, बहुत डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। इंश्योर रिलायबिलिटी, मैं जब भी डाटा करूं आपकी कंसिस्टेंट उस पर आपका डाटा जो रिलायबल हो और वैलिडिटी हो। आपने वही मेजर किया है जो कि आप इंटरेस्टेड थे मेजर करने में, यहाँ पे आपका एनालिसिस का फेज होता है। उसके बाद आपका एनालिसिस हो गया, उसके बाद सातवां फेज होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, आपने कंक्लूड करना है वेदर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, प्लीज उसको दोबारा देख लीजिए अगर समझ नहीं आए। तो आपने यहाँ पे डिसाइड करना होता है मेरी नल हाइपोथेसिस मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं था, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस था, या रिलेशनशिप था इन दो वेरिएबल्स के बीच में। आपने उन दोनों हाइपोथेसिस में से एक एक्सेप्ट करके बताना है। सेकेंडली आपने कंक्लूजन में एक और बात बतानी है कि मेरी लिमिटेशंस क्या थी। आपने बताना है कि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट थे कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त था रिसर्च पे, तो मेरी लिमिटेशन ये थी मैं इतनी सैंपल को सिर्फ स्टडी कर पाया हूं या इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ स्टडी कर पाया हूं। तो आपने लिमिटेशन भी बतानी है। और सेकेंडली सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च डायमेंशन। हम लोग सारे वेरिएबल्स स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन आप करना चाहते थे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से या एक्सपेंसेस की वजह से आप
सारे वेरिएबल्स को स्टडी नहीं कर पाए, तो आपने वहां पे सजेस्ट रिसर्चर, अब जो फ्यूचर रिसर्चर आप उसको सजेस्ट करेंगे कि मैंने ये वेरिएबल स्टडी कर दिए, लेकिन ये वेरिएबल जो और इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ आए, इन वेरिएबल को भी स्टडी करना चाहिए। तो आपने एक डायमेंशन शो करनी है अगले रिसर्चर को जो आपकी रिसर्च पढ़ रहा हो। आखिरी इसका स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग का मकसद ये होता है रिसर्चर को हमेशा अपना काम पब्लिश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगला बंदा दोबारा अपना पैसा या अपना टाइम सेम टॉपिक को स्टडी करने में जाया ना करे। रिसर्चर मस्ट एंड शुड शेयर हिज वर्क। मैनी चैनल्स, बहुत चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर पे, ब्लॉग्स हैं, मैगजीन्स हैं, अब तो हर जगह पे आप कहीं पे भी चाहें तो आप अपनी रिसर्च को पब्लिश कर सकते हैं, वेबसाइट बना के कर सकते हैं, अब तो बहुत चीजें हैं। रिसर्च मेथड्स की बात करें, देयर आर फोर मेथड्स ऑफ रिसर्च: एक्सपेरिमेंट, सर्वे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। एक्सपेरिमेंट्स, पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट बेसिकली आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिचुएशन दैट अलाउज द रिसर्च टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स। यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करने में, जहां पे हम लोग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके स्टडी ले। लेकिन अगेन ये दुनिया है, लोगों की इमोशनल लाइफ जो आज है कल नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंट बोलते हैं ना, जो यार तुम तो वैसे नहीं रहे जैसे कल थे। तो आपकी जिंदगी एक इमोशनल, हम लोग फूल्स हैं कि आज के इमोशंस, कल के इमोशंस, परसों के इमोशंस डिफरेंट हो गए, या मूड स्विंग्स हम लोग डेली बेसिस पे चेंज होते हैं हमारे। तो लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ फिनोमेना हमें मिल ही जाता है। एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट्स अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशंस। एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। बाय होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, कोशिश करते हैं अगर सारे कांस्टेंट हो जाते हैं तो हम लोग उसे गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब बेसिकली मैं एग्जांपल देता हूं। आपने क्लासरूम को दो हिस्सों में डिवाइड किया। मैं उस क्लासरूम पे मैं एक क्लासरूम पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज जो कि एक रूम के अंदर किस तरह काम करते हैं, एम्प्लॉयज की बात करते हैं। मैंने एक रूम में जितने एम्प्लॉयज बैठते हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दो हिस्से कौन से? एक को मैंने बोल दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को बोल दिया कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिसके ऊपर हम लोग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे। इसको बोलते हैं गेट एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से एक्सपोज होंगे, उसके बाद देखेंगे इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चीजें मैनिपुलेट करते रहेंगे। और कंट्रोल क्या है? रिसीव्स अ फेक ट्रीटमेंट, जो कि नॉर्मल एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, आपने उसको एक फेक ट्रीटमेंट उसको कांस्टेंट रखा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर आप चेंजेस करते रहे और बाद में इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कंपेयर करते हैं इन कौन सा सेटिस्फाई कौन सा डिससेटिस्फाई है। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इंटरेस्टेड टू सी हाउ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। हमने क्या किया? वर्कप्लेस एनवायरनमेंट ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग यहां पे नल और हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं कि यहां पे लिखी भी है मैंने, अगर हाइपोथेसिस इफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट इज लेस फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय विल बी लेस सेटिस्फाइड, या फिर आपके देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। नल और ऑल्टरनेट बना देते हैं। खैर, एक्सपेरिमेंट ग्रुप पे हमने क्या किया? यहां पे हमने क्या करना है? वर्कप्लेस एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ये देखना है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप पे हमने क्या किया? सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए। और कंट्रोल ग्रुप में क्या किया? विदाउट कैमरास। हमने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट ग्रुप के लिए, जो हमने दो हिस्सों में तकसीम किए थे। एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर हमने क्लास में कैमरा लगा दिया या फिर उस वर्क प्लेस पे कैमरा लगा दिया, और जो दूसरा ग्रुप दूसरे क्लास में बैठा हुआ है या दूसरे रूम में बैठा हुआ है वहां पे कोई कैमरा नहीं है। तो हमने देखा स्ट्रिक्ट वर्क एनवायरनमेंट जहां पर हर वक्त ऑब्जर्वेशन हो रही हो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कोई ताल्लुक हो रहा है, कोई एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, हमने देखा कि जो स्ट्रिक्ट, मैं इसकी आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि जो स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है उससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है, या जो बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन वाला एनवायरनमेंट है वहां पे बहुत एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो रहे थे। हमने जब स्टडी का रिजल्ट देखा तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाले थोड़े डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि यहाँ पे कैमरास थे और ये लोग सेटिस्फाई थे।
तो यहां पे हमें स्टडी मिल जाती है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं कि यस देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एनवायरमेंट, वर्क प्लेस एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यहां पे एक्सेप्ट होता है। अच्छा, एक यहां पे चीज याद रखिएगा, स्टडी कैन बी डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट बेसिकली क्या है, जब एम्प्लॉयज जिनको ये पता चल जाए कि उन पे स्टडी की जा रही है, उन पे रिसर्च की जा रही है, जब उनको इस चीज का इल्म हो जाए कि वो जानबूझ के एम्प्लॉयज आपके मैनिपुलेट कर रहे हैं, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब एम्प्लॉयज को ये बात पता चल जाए तो वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंगली वैसे बिहेव नहीं करते जैसे वो रियलिटी में बिहेव करते। वो उनको पता होता तो उनका वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर सेम नहीं रहता जो कि इन रियल होना चाहिए। तो हॉथॉर्न इफेक्ट ये है कि एम्प्लॉयज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनके ऊपर कोई स्टडी हो रही है या उनके ऊपर कोई रिसर्च की जा रही है। सेकंड है सर्वे। सर्वेस क्या है, बेसिकली सर्वेस के अंदर इंटरव्यूज भी आ जाते हैं और क्वेश्चनियर्स भी आ जाते हैं। सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग ऑफ पीपल अबाउट देयर ओपिनियन, एटीट्यूड्स और बिहेवियर। पॉपुलेशन को स्टडी करना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग सर्वे के लिए कोई सैंपल सिलेक्ट करते हैं, सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे पास सैंपलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, रैंडम बेसिस पे आपको जो नजर आ गया आप दे दो, यार क्वेश्चन दे दो, आप प्लीज डेटा दे दें, आप दे दें, आप क्वेश्चन भर लें, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो है बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। आप ये देखते हो कि मेरी कन्वीनियंस क्या है, उस बेस पे आप रिसर्च कर रहे होते हो, यार मेरा उस एरिया में जाना, उन लोगों से डाटा कलेक्ट करना आसान है क्योंकि वो सारे मुझे जानते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं, ठीक है, या उस बंदे तक मैं जा सकता हूं या वो मेरे कांटेक्ट में है। यहां पे जब आप कन्वीनियंस के जरिए करते हो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सर्वे टाइप्स हैं आपके पास, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, आपको जब लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी करनी होती है तो आप सर्वेस इस्तेमाल कर सकते हैं। रिच डाटा रिसोर्स होती है आपके पास, बहुत ज्यादा डाटा भी आ जाता है। डाटा ऑन मैनी एस्पेक्ट्स, आपने देखा है डाटा आपकी डेमोग्राफिक भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन अगर आप पढ़े या इंटरव्यूज होते हैं उस पर भी आपको सवाल तो आपके पास देखे हैं कि डेमोग्राफिक्स, एज, कास्ट, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होता है। उसके बाद डिफरेंट 50, 60, 70 सवाल होते हैं, तो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट, बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स पे आपको डाटा कलेक्ट कर दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, पेपर कॉस्ट है, कहीं जाना है, लोगों से रिसर्च कंडक्ट करना है, इसका रिटर्न रेट इतना आसानी से नहीं मिलता। अगर आप 1000 पेपर देते हो तो 200-300 आपको रिटर्न में मिल जाते हैं। और थर्ड के टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है सर्वे करना। थर्ड तरीका ऑब्जर्वेशन। इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट डाटा थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड और क्लोजली वॉचिंग। इसका मतलब ये आपके पास जब रिसर्चर जो है वो आपको कैमरा, सीसीटीवी कैमरा से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, या आपको दूर से अपनी विंडो से ऑब्जर्व कर रहा हो, या फिर आपके काम की तरफ आके आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, ऑब्जर्वेशन के जरिए जब वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, या फिर खुद अपनी आइडेंटिटी छुपा के, रिसर्चर अपनी आइडेंटिटी छुपा के उस एरिया का एम्प्लॉय बन के उन एम्प्लॉयज के बीच में काम करता है, बीइंग अ पार्टिसिपेंट बन के वहां पे पूरा देखता है कि काम किस तरह से हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि जब रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट कर जाता है तो वो उसको डायरेक्ट पार्टिसिपेट, लेकिन दूसरों को ये नहीं पता कि ये रिसर्चर है, उनको एज अ कोवर्कर, कोलीग ही लग रहा होता है साथ। आइदर इन लैबोरेटरी और इन फील्ड्स, या तो लैबोरेटरी में भी हो सकता है, फील्ड्स में भी हो सकता है डायरेक्ट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का आपको मैं बता चुका हूं कि जब ऑब्जर्वर खुद एक पार्टिसिपेंट बन के उस एरिया में जाता है, यूज टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी इन देयर सेटिंग। इसका सबसे बेहतरीन फायदा यह है ऑब्जर्वेशन का और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यह है कि उसको रियल टाइम सिनेरियो का पता चल जाता है कि हो क्या रहा है सच में, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी डिस्फंक्शन। आपको ये पता चल जाता है, ऑब्जर्वर को ये पता चल जाता है कि वहां पे सच में क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद उस चीज का एक हिस्सा हो जाता है। इसकी लिमिटेशन ये होती है, बैलेंस बिटवीन हिज ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट रोल। जब वो पार्टिसिपेट करे और बीइंग अ पार्टिसिपेंट वहां पे क्या करे, रिसर्च कर रहा हो, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसका मेन मकसद यहाँ पे रिसर्च करना है, ना कि उनकी तरह बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाना या उनकी गॉसिप्स का हिस्सा बन जाना। ठीक है, गॉसिप्स करें,
अच्छी बात है, आपकी दोस्ती होती तो लोग खुल के अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं या बॉसेस के बारे में बताते हैं, उनके एटीट्यूड्स के बारे में बताते हैं। लेकिन आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के सच में आप आगे जाके लीडर नहीं बन गए, आप यूनियन की लीडर बन गए और अब सबसे फड्डा करना है आपने। ऐसा नहीं करना, लिमिटेशन आपने यहाँ पे बैलेंस करा कर रखा है अभी। और दूसरा कि टाइम टेकिंग है, पीपल डू नॉट ओपन अप इमीडिएटली। रिसर्चर को एक अच्छा खासा टाइम बना देना होता है जब पार्टिसिपेंट बनता है, लोग दोस्ती करें, उसके ऊपर ट्रस्ट हो, वो बाहर गैदरिंग होती है तो आपके पास खुल के चीजें सामने बता रहे होते हैं, तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि लोग अचानक से सब खुल के सामने नहीं आते अपने प्रॉब्लम इश्यूज को। इट टेक्स टाइम। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार स्टडी आई थी, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रही थी, एक मैं उसका कंपनी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, वो उसमें क्या हुआ कि पार्टिसिपेंट गया, रिसर्चर पार्टिसिपेंट बन के गया, तो उधर क्या हुआ, उसे प्यार हो गया और रिसर्च तो गई साइड पे और पूरी थ्योरी का। उसके बाद ये रिसर्च होती है कि पार्टिसिपेंट को किस तरह, जो ऑब्जर्वर है अगर वो पार्टिसिपेंट बन के जाना है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना, उसको किस तरह एक्ट करना है, बिहेव करना है कि वो अपने मेन मकसद पे रहे वो। ओके, फोर्थ है केस स्टडी, अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल इवेंट। केस स्टडी तभी लिखी जाती है कोई सिंगल इवेंट पे, सिंगल इवेंट पे, किसी पर्सन पे, कोई सोशल ग्रुपिंग पे, जब आपने डिटेल्ड रिकॉर्ड इस चीज पे बारे में स्टडी करते हो, सब लोग बोलते केस स्टडी। यूज व्हेन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ रियल लाइफ इवेंट। अच्छा, ये हमेशा रियल लाइफ इवेंट और फिनोमेना इज रिक्वायर्ड। आपने देखी होगी कोका कोला, अमेजोन वगैरह पे केस स्टडीज आती रहती हैं। रिच सोर्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, केस स्टडी इज द रिच सोर्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। प्लीज एमसीक्यूज आ चुका है आपके पास, ऑफ एन ऑन एन इवेंट ऑफ फिनोमेना। इसके एडवांटेजेस क्या है, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको केस स्टडी प्रोवाइड करती है, मोस्ट एक्सप्लोरेटिव है, प्रोवाइड फ्यूचर डायमेंशंस, आपको फ्यूचर डायमेंशंस बताती हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड थ्योरीज। डिसएडवांटेजेस क्या है, आप इस केस स्टडी को जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से हुआ था। आपने इससे हेल्प तो ले सकते लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कोई थ्योरी या ऐसा नहीं है कि अगर अमेजोन की कोई केस स्टडी है तो कोका कोला उठा के, यूनिलीवर उठा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट अप्लाई कर दे। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो सोल्यूशन अमेजोन में काम आए थे वही सोल्यूशन आपके यूनिलीवर में काम आएंगे। यू हैव टू डू, ये बस आपको आइडिया के लिए है कि आपके पास डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। एलिमेंट ऑफ रिसर्च बायसनेस, यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप खुद ओन करते हो, अगर आपके शेयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में, या आपने क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिसर्चर की बायसनेस भी आ सकती है, उसको अच्छा भी शो कर सकता है या किसी गुनाहगार को बेगुनाह भी शो कर सकता है, कोई बेगुनाह को गुनाह, तो यहाँ पे रिसर्चर की बायसनेस आ सकती है। यहाँ पे रिसर्चर की अपना एक क्या है, उस पर क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर डिटेल में समझ आ गया होगा। काइंडली प्लीज इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, हर साल इस पे सवाल बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी रिसर्चर्स पे स्टार्ट होगी, हम लोग 7 थ्योरिस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।